गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज हम शुरू करेंगे सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। इंस्टीट्यूशन होता है संस्थान, कोई भी बड़ा संस्थान, ठीक है, उसको इंस्टीट्यूशन कहा जाता है, बड़े लेवल पर काम होता है। और डेमोक्रेसी आपको पता ही है, प्रजातंत्र को कहते हैं। तो प्रजातंत्र का संस्थान, प्रजातंत्र को चलाने के लिए क्या क्या किया जाता है, क्या बेसिक चीज़ें होती हैं, वो एक इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक संगठन, एक समुदाय, एक संस्थान की तरह ये पूरा प्रोसीजर पूरा होता है, ठीक है। तो इसे चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ा और क्या क्या किया जाता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर है 200 और लेसन नंबर है 2। In the last chapter we study the importance of equality in democracy. डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में इक्वलिटी, समानता के का क्या महत्व होता है, ये हमने पढ़ा था। In this chapter we shall explore democracy through features like universal adult franchise, elections, political parties and coalition government. इसमें हम सब चीज़ें पढ़ेंगे, क्या क्या ज़रूरी होता है एक डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, ठीक। एडल्ट्स जो होते हैं, बड़े जो होते हैं, उनका जो योगदान है, जो वोट डलती है, राजनीतिक उतार चढ़ाव जो भी होते हैं, कैसे शासन व्यवस्था चलती है, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एज इलेक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को, प्रजातंत्र को चलाने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण गुण है, सबसे आवश्यक जो गुण है, वो होता है इलेक्शन, चुनाव। आपने देखा भी है ना, वोट पड़ रही हैं, छुट्टी हो गई, वोट डालने जाओ, किसे दे के आयो। इलेक्शन करना, इलेक्ट करना, चुनना किसी को। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल द सिटीजन ऑफ ए कंट्री हैव द राइट टू वोट। और इसके लिए आवश्यक क्या है, वोट डलना ज़रूरी होता है डेमोक्रेसी में। और वोट डलने के लिए क्या आवश्यक है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। दिस इज इंश्योर्ड बाय ए सिस्टम कॉल्ड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और इस सिस्टम को एक नाम दिया गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, विच मीन्स दैट ऑल द एडल्ट सिटीजन ऑफ ए कंट्री, एडल्ट यानी बालिग लोग जो होते हैं, 18 साल से ऊपर का जो भी व्यक्ति होता है, जब कोई 18 साल का हो जाता है तो उसकी गिनती एडल्ट में आ जाती है। एडल्ट यानी बड़े लोगों में, समझदार लोगों में। उससे पहले तो हम बच्चों में काउंट होते हैं ना। अबव 18 ईयर्स ऑफ एज हैव द राइट टू वोट। 18 साल का जब कोई बच्चा हो जाता है तो उसे वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है। पहले ये उम्र 21 साल की थी, लेकिन बाद में घटा करके 18 साल कर दी गई कि 18 साल के बच्चे बहुत समझदार हो जाते हैं, उन्हें वोट डालना चाहिए। No discrimination is made on the basis of education, race, caste, religion, whether poor or rich, educated or uneducated, differently able men and women belonging to dominant classes or subordinate classes। और जब हम वोट डालने का जो अधिकार होता है, उसमें सभी व्यक्तियों को होता है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, आदमी है, औरत है, बूढ़ा है, जवान है, बहुत अमीर है या बहुत गरीब है, काला है, गोरा है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। दस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। और इस प्रकार से ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, वोट का अधिकार है जो युवाओं को, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, एक विशेषता है, खास विशेषता है डेमोक्रेसी के लिए। स्ट्रगल फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ऐसा नहीं है कि हमेशा से सबको वोट देने का अधिकार था, इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ा लोगों को। हर अधिकार, किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ती है, कोई फ्री में तो दे नहीं देता है। अपने अधिकारों को पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, वरना बिना बात कोई हमें कोई हक नहीं देता है। देयर हैड बीन ए लॉन्ग स्ट्रगल टू अचीव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे विश्व को इस अधिकार को पाने के लिए
बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ा था। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी मैनी यूरोपियन नेशन डिड नॉट अलाउ देयर पीपल टू वोट। यूरोप के देशों में 19वीं शताब्दी तक भी, यानी जिस शताब्दी में हम स्वतंत्र हुए, स्वतंत्रता का आंदोलन भी चला हमारे यहाँ, उस शताब्दी तक भी यूरोप के देशों को, एशिया नहीं, यूरोप, जो अमेरिका, इंग्लैंड, ये इस तरह के उधर के जो देश हैं, वहाँ के लोगों को वोट डालने का अधिकार नहीं था। इन सम कंट्रीज ओनली पीपल ओनिंग प्रॉपर्टी कुड वोट। कुछ देशों में कुछ ही लोगों को वोट डालने का अधिकार था। स्पेशल कैटेगरी के लोग थे, वही वोट डाल सकते थे। ऑफन वुमेन हैड नो वोटिंग राइट्स। यहाँ तक कि महिलाओं को भी जो है वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो अगर हम वोट डालने का अधिकार नहीं दे रहे, इसका मतलब हम उसको मूर्ख समझ रहे हैं कि इसको तो अकल ही नहीं है सही और गलत का फैसला करने की, इसको अच्छे और बुरे का चुनाव करने की अकल नहीं है अगर हमने उसे वोट का अधिकार नहीं दिया। तो यही साबित हुआ ना। तो वुमेन्स को भी नहीं था। इवन इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द पीपल ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स अंटिल 1965। अमेरिका में भी जो अफ्रीकी लोग थे, जो जिनका रंग काला था, अफ्रीकी लोगों का कलर ब्लैक होता है और अमेरिकन लोग जो होते हैं वो गोरे चिट्टे होते हैं, तो वहाँ रंग के आधार पर भेदभाव हो रहा था। तो उनको केवल रंग के आधार पर वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था। 1965 तक भी उन्हें अधिकार नहीं था। बहुत सारे उन्हें अधिकार नहीं थे, लेकिन एक ये भी था कि उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं था। सरकार बन जाती थी, लेकिन वो बाकी के जो कानून है वो उन पर लागू होते थे, जो टैक्सेस वगैरह देने हैं वो उन्हें देने होते थे। ठीक है। दो स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वांटेड वोटिंग राइट टू बी ग्रांटेड यूनिवर्सली, मेन और वुमेन, रिच और पुअर, वाइट और ब्लैक। और इस स्ट्रगल का ये जो परिणाम निकला, तो उससे लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। दिस इज़ वाज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल सफरेज। इन इंडिया इट वाज ग्रांटेड इन द ईयर 1950। 1950 में भारत में लोगों को ये अधिकार मिला, क्योंकि हमारा संविधान कब लागू हुआ? 1950 में तो लागू हुआ था। उससे पहले तो हम गुलाम थे, तो अंग्रेज़ तो वोट थोड़ी डलवाते थे, और पहले वोट डलते ही नहीं थे। उत्तराधिकारी वाला सिस्टम था, राजा का बेटा राजा बन गया, है ना। पूरा भारत छोटे छोटे राज्यों में, साम्राज्यों में बटा हुआ था, कुछ छोटे थे कुछ बड़े थे, तो इलेक्शन तो होते नहीं थे। जब पूरे भारत को एक करने के लिए, भाई अलग अलग राजा होंगे तो कोई भी आएगा वो उसे या तो हरा देगा या उसके साथ मिलकर दूसरे राजा को हरा देगा और वो फिर से हमें गुलाम बना लेगा। तो ये सिस्टम ही ख़त्म कर दिया, हम किसी को राजा बनाएंगे ही नहीं, और जो राजा बनेगा जो वहाँ का एक इंचार्ज बना देंगे उस क्षेत्र का, और उसके ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए किसी और को बनाया जाएगा। ठीक है, यानी पूरा भारत में जो है एक ही कानून होगा और सभी उसका पालन करेंगे। एंड तो 26 जब हम आज़ाद हुए, सारे राज्यों को मिलाकर एक भारत का रूप दिया गया, जिसमें से अभी आपने देखा धारा वो 70 हटी, कश्मीर बचा हुआ था, उसको भी अब मिला लिया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट द राइट टू वोट ऑल इंडियन सिटीजन ऑफ एंड अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। और हमारे संविधान में ये ग्रांट किया गया, ये मंजूरी दी गई कि जो भी बच्चा, जो भी व्यक्ति 18 साल का हो जाता है, चाहे वो महिला है, पुरुष है, विवाहित है या अविवाहित है, शादी हुई है या नहीं हुई है, ये मैटर नहीं करता, वो वोट डाल सकता है। उसको राजनीति को समझने की समझ आ चुकी होती है, लेकिन वो तभी आती है जब आप न्यूज़ देखेंगे, अपने देश की व्यवस्था के बारे में समझेंगे, कौन सी पार्टी अच्छा काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। ये नहीं किसी ने कहा कि ये नेता अच्छा काम कर रहा है, ठीक है हम इसको दे देंगे, दूसरे ने कहा नहीं हमारा अच्छा कर रहा है उसको दे देंगे। अपनी बुद्धि का आपको इस्तेमाल करना है, अच्छे और बुरे का, सही और गलत का, यानी कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा कौन सा नेता करा रहा है, वही नेता अच्छा माना जाता है। ठीक है, मान लीजिए 100 आदमी है, 100 में से एक व्यक्ति काम कर रहा है, उससे 80 लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। एक व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है, उससे केवल 50 या 25 लोगों को या 60 लोगों को ही प्रॉफिट हो रहा है, तो जो ज़्यादा लोगों का भला कर रहा है वो अच्छा माना जाएगा ना। तो यही थोड़ा सा सोच समझ के हमें वोट देनी होती है, और उसके लिए आपका न्यूज़ देखना बहुत ज़रूरी है, राजनीतिक सरगर्मियों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इलेक्शन
एक थोड़ा सा टॉपिक और बताऊंगी, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, या ऑनलाइन अगर क्लास हुई तो तब ये चैप्टर मैं आपका कंप्लीट करा दूंगी। इलेक्शन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड। इलेक्शन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं। इंडिया इज़ ए ह्यूज कंट्री, बहुत बड़ा देश है हमारा भारत। सो इलेक्शन टेक प्लेस एट डिफरेंट लेवल, बहुत बड़ा देश है, सब जगह एक सा इलेक्शन, और सारे देश में एक ही सरकार का चलाना, एक व्यक्ति द्वारा सारा काम संभालना मुश्किल होता है ना, एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता। तो इलेक्शन को अलग अलग लेवल पर किया गया है। इलेक्शन आर हेल्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शन रखा जाता है वो कि कहाँ रखा जाता है? विलेज लेवल, गांव के लेवल पर, कि गांव, ये एक गांव घोषित कर दिया कि इतना एरिया ये एक गांव कहलाएगा, उसका नाम रख दिया, और उसका फिर एक इलेक्शन करा दिया पंचायती, और उसमें सरपंच चुन लिया जाता है, फिर वो वहाँ की सारी देखभाल कानून व्यवस्था को देखता है। द स्टेट लेवल कोशिश करता है खुद संभालने की, उसके बाद नहीं बात बनती तब वो आगे जाते हैं। द स्टेट लेवल एज वेल एज एट द सेंटर, विलेज लेवल पे, स्टेट लेवल पे, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर पूरे सेंटर, पूरे भारत के लेवल पे अलग अलग इलेक्शंस होते हैं। इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कंडक्ट बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी कॉल्ड द इलेक्शन कमीशन। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही कठिन कार्य है कि आपने देखा एक वार्ड मेंबर चुना जाता है सबसे पहले, वार्ड मेंबर के बाद फिर उससे बड़ा लेवल पे जो होता हमारा नगर लेवल पे होता है, उसके बाद हमारा फिर आसपास के जितने गांव वगैरह हैं उनके लेवल पर एक होता है इलेक्शन, फिर हमारा पूरे अपने राज्य के लेवल पे होता है ना, जिले के आधार पे होता है, फिर राज्य के आधार पे होता है, फिर पूरे देश का एक इलेक्शन होता है जिसमें प्रधानमंत्री वगैरह चुने जाते हैं, बनते हैं। तो ये इन सब काम को करने के लिए एक कमीशन बनाई है, एक एजेंसी बनाई है, उसका काम केवल पूरे भारत में इलेक्शन करवाना ही है, और वो व्यवस्था ठीक रूप से हो सके, सुचारू रूप से हो सके, और बिल्कुल बिना किसी दबाव के लोग वोट डाल सकें, बिना किसी गड़बड़ के एक सही नेता चुन सकें, और ठीक प्रकार से एक पार्टी जो जीत के आई है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से, साफ़ सुथरे तरीके से जीत के आगे आई हो, ये देखना इलेक्शन कमीशन का काम होता है। अब इससे आगे का जो चैप्टर है उसको ऑनलाइन क्लास में पूरा कर दिया जाएगा। अगर ऑनलाइन क्लास आपका टर्न नहीं पड़ा तो फिर इसकी नेक्स्ट वीडियो बना के मैं सेंड कर दूंगी, वर्क भी आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। आप अपने बुक को रीड करें क्योंकि बिटवीन द चैप्टर क्वेश्चन आपको आने हैं और आगे भी आएंगे। थैंक यू।